बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मेरे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, वो आपके सामने मैंने टॉपिक का टाइटल लिख दिया है। चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7, उसका टाइटल मेरे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी असूल क्या हैं, उस पर हम लोग आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो बात करनी है। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन में एक थ्योरी दी हुई है, हम उस थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम आज के लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फीचर होते हैं हम उनको भी लेके चलेंगे। सही है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मेरे पास हम इसको यूँ करते हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, थोड़ी सी उसकी मैं आपको ब्रीफली जो है उसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस बेस पे है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, यूँ कह लें। अच्छा भाई, मोर देन 200 to 300 ईयर्स अगो, 200 से 300 साल पहले, जब साइंस का इतना ज़्यादा दौर नहीं था, ठीक है, इतनी ज़्यादा साइंस मॉडर्न नहीं थी, इतनी ज़्यादा साइंस एडवांस नहीं थी, तब साइंटिस्ट्स का, केमिस्ट्स का ये मानना था कि जो हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरल बेस पे होते हैं। इट मीन कि जहाँ से उस सोर्स से जहाँ से कंपाउंड्स मिलते हैं उसकी बेस पे उन्होंने उस कंपाउंड का नाम रख दिया। मैं यूँ कहता हूँ कि जिस कंपाउंड जहाँ से जो कंपाउंड उनको मिला, जिस सोर्स से मिला, उन्होंने उस कंपाउंड को उसके बेस पे जो उसका नाम दे दिया। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए मैं यूँ कहता हूँ, एक छोटी सी हम हेडिंग देते हैं इंट्रोडक्शन में, ओरिजिन बेस। क्योंकि बच्चों मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि हम लोगों ने ओरिजिन की बेस पे जो है, साइंटिस्ट्स का ये मानना था ओरिजिन बेस पे कंपाउंड हासिल होती हैं, तो हम लोग ओरिजिन बेस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे नाम देते हैं उसी को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। ओरिजिन बेस्ड 2 तरह के कंपाउंड्स मैंने आपको कहा। पहला यूं मैं कर देता हूं, आपके लिए जो है आसानी हो जाएगी याद करने में। मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा मेरे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं मैं आपसे बता चुका हूं कि 200 to 300 मतलब बहुत पहले की बात है। उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग लिविंग थिंग से ड्राइव करते हैं, जिनको हम लोग जानदार अशिया से लेते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग लेते हैं, प्लांट एनिमल से लेते हैं, हम लोग स्टार्च को लेते हैं, हम लोग सेलुलोज को लेते हैं, हम लोग प्रोटीन को लेते हैं। इस तरह बहुत सारे और भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जिनको हम लोग जो है वो लिविंग थिंग से उनको ड्राइव करते हैं, लिविंग थिंग से हमें हासिल होते हैं और हम उन कंपाउंड को नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरे जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनका ये मानना था जो कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं उनको वो कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलिका है, हमारे पास मिनरल हैं, इस तरह और भी जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, सिंथेटिक नहीं कहूँगा, जितने भी नॉन लिविंग थिंग से हासिल होने वाली चीज़ें हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सही है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग ऐसे, कंपाउंड द कंपाउंड विच आर obtained from living things, ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग से हासिल होते हैं आर कॉल्ड
ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? मैंने आपको बताया, इसमें प्रोटीन हो सकता है। हम लोग ये भी एक कंपाउंड है जो आप लोग लिविंग थिंग से हासिल करते हैं, सही है। इसके बाद लिपिड्स हो सकता है, लिपिड्स भी ऐसे कंपाउंड है जो लिविंग थिंग से हासिल करते हैं, सही है। इसके अलावा स्टार्च हो सकता है, स्टार्च भी एक कंपाउंड है। सेलुलोज हो सकता है, सेलुलोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे और भी कंपाउंड हैं जो कि हम लोग लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड, वो कंपाउंड्स जिनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग से हासिल करते हैं, विच आर obtained from नॉन लिविंग थिंग्स, जिनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस एग्जांपल इसकी मिनरल हो सकता है, आपके पास सिलिका हो सकता है, एटसेट्रा। ऐसे और भी कंपाउंड हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से हमें हासिल होते हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया, जो कि एक बहुत पहले का कंसेप्ट था। उसके बाद आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ये वाले वो कंपाउंड हैं जिनको आर्टिफिशियली तौर पे या सिंथेटिकली तौर पे नहीं बनाया जा सकता। ये साइंटिस्ट्स का मानना था कि ये वो वाले कंपाउंड है जिनको हम लोग जो है सिंथेटिकली तौर पे, यानी कि मसनूई तौर पे, आर्टिफिशियली तौर पे, इट मीन के लैब के अंदर हम इसके खुद हम लोग इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद इसकी ये वाली थ्योरी भी उन्होंने पेश की। वो थ्योरी का क्या नाम है, हम लोग उस थ्योरी को भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, these compound cannot be prepared artificially due to some specific force between in them. This force is called vital force. ये वाले वो कंपाउंड हैं जो कि जिनको आर्टिफिशियली तौर पे ड्राइव नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियली तौर पे इनको नहीं बनाया जा सकता। किस वजह से नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स होती है, उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स। उन्होंने इस थ्योरी भी दी, ये कंपाउंड बनाने के बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी भी दी, उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज कंपाउंड्स, दीज मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी। दीज कंपाउंड्स कैन never be synthesized artificially. These compound can never be synthesized artificially. एक इनका ये पॉइंट था, बिकॉज क्यों नहीं इनको डिस्कवर कर सकते, क्यों नहीं इनको सिंथेसाइज कर सकते? बिकॉज सम स्पेशल फोर्स बिटवीन इन दैम, क्योंकि इसके अंदर ख़ास किस्म की फोर्स मौजूद है। ख़ास किस्म की मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसका मतलब है वाइटल। और उस थ्योरी उन्होंने पेश की, उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। These compound can never be synthesized artificially because some special force between in them. This force is called, उस फोर्स को नाम दिया वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स, वाइटल का मतलब होता है अहम, इंपॉर्टेंट, यूनिक,
यूनिक किस्म की कोई फोर्स उसके अंदर है जिसकी वजह से इनको लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर वाइटल फोर्स मौजूद है। इस थ्योरी जो उन्होंने पेश की उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। सच थ्योरी इज कॉल्ड, ऐसा नजरिया, उनका ये पूरे का पूरा जो नजरिया था कि कंपाउंड को आर्टिफिशियली नहीं बना सकते फोर्स मौजूद होने की बुनियाद पे, उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? नोट करना है तो बच्चों नोट कर लें, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम इस लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। जी बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे वाइटल फोर्स थ्योरी पे। वाइटल फोर्स थ्योरी हमने कहा कि ये वो वाली थ्योरी होती है जिसमें साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग सिर्फ उनके सोर्सेज की बुनियाद पे हम लोग उनको हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको जो है आर्टिफिशियली लैब के अंदर हम उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये उनका मानना था, क्योंकि उसके अंदर एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स मौजूद होती है जिसको हम लोग वाइटल फोर्स का नाम देते हैं, और इस थ्योरी को हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। सही है। और उस वाइटल फोर्स थ्योरी आहिस्ता आहिस्ता यूँ जो है उस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। एक साइंटिस्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक वॉलर, उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन के बाद उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, लैब के अंदर उन्होंने कंपाउंड बनाया, और उनकी ये थ्योरी जो है वो कामयाब रही, जिससे पहले साइंटिस्ट का जो मानना था, उनका जो कंसेप्ट था, उसको उसने जो है वो गलत कर दिया और अपना एक कंसेप्ट दिया जिसको जो है वो अब तक माना जा रहा है। उसको हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं। एटीन 28 में एक साइंटिस्ट, उसका नाम है फ्रेडरिक वॉलर। 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने एक कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स हैं उनको आर्टिफिशियली तौर पे भी बनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली तौर पे भी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? उसका क्या कंसेप्ट था? उसने एक कंपाउंड लिया, अमोनियम सायानेट लिया। उसने अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसने इस कंपाउंड से यूरिया बनाया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने आपको कहा ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हमारे पास जो रिजल्ट में बना है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली तौर पे लैब के अंदर फ्रेडरिक वॉलर ने बना के दिखाया, जिसके बाद वो वाली थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसकी हम केमिस्ट्री लिखते हैं। अमोनियम सायानेट हमारे पास होता है NH4CnO। अमोनियम NH4 होता है, CnO सायानेट ग्रुप है, ठीक है। इससे बनाया यूरिया NH2 2 CO। ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको यूरिया को हम लोग स्ट्रक्चरली फार्मूला कैसे लिखते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला आप लिखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डाइअमाइन ग्रुप लगे होते हैं, NH2 यहाँ पे भी, NH2 यहाँ पे भी। तो हम लोग इस कंपाउंड के रिजल्ट में यह भी लिख सकते हैं, यूरिया का यह केमिकल फार्मूला है और यह आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। सही है। इस कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना लिया गया तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और इस कंसेप्ट को लेके अब तक वो जो है चल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अपना बहुत बड़ा नाम पैदा कर लिया, और ना सिर्फ इस कंसेप्ट को लेके चला बल्कि उसने एक नई डेफिनेशन भी दी। उसने क्या कहा? फ्रेडरिक वॉलर के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको हम लोग जो है यहाँ पे लिखते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन कौन सी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अब तक यूज़ हो रही है।
मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक वोलर। उसने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, उन कंपाउंड को स्टडी करते हैं, वो वाले कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं। इट मीन कि हाइड्रोकार्बन से बनते हैं या उनके डेरिवेटिव से बनते हैं। उनको उसने कहा था कि आप लोग जो है वो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी है? ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम लोग उन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बनते हैं या उनके डेरिवेटिव से बनते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, वी डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी करते हैं विच आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। हम जानते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी लिख सकता हूँ। कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स और इनके डेरिवेटिव से भी। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स का मतलब हमारे पास एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास अल्केन है। अल्केन हम लोग जानते हैं इसका पहला मेंबर मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला जो होता है वो CH4 होता है। CH4 का मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम है, तो मैं हाइड्रोजन की जगह पे कोई और वहाँ पे आके एटम अटैच करवा लेता हूँ। मैं हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन एटम को निकाल के यहाँ पे मैं क्लोरीन के 4 एटम लगा देता हूँ, तो मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। सही है। और वो भी मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं और मॉडर्न केमिस्ट्री के मुताबिक वो भी आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही है। आगे लेके इसको चलते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ, नोट करना है तो आप लोग नोट कर लें। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमने उसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने लगे हैं वो मेरे पास टॉपिक है, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। मज़ीद हम लोग जो बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, उसका हिस्सा है हम लोगों ने पढ़ना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनकी खसूसियत क्या क्या हैं, किन की बुनियाद पे हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो है बड़ा अच्छा कंपाउंड है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से जो सिंथेसाइज जो चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से हो रही हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कौन सी नेचर हैं जिनकी बुनियाद पे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। सही है। कौन कौन सी चीज़ें कैसे प्रिपेयर हो रही हैं वो टॉपिक एक अलग है। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, वो भी हम लास्ट पे पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसकी खसूसियत को देखते हैं, हम इसकी फ़ीचर को देखते हैं। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, 1by1 इसको डिस्कस करने लगे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स का मतलब होता है खसूसियात, प्रॉपर्टी। सही है। पहली प्रॉपर्टी इसकी है पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन एटम है, जो सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं आप लोग, आपके पास जो एटम है वो है कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की एक ख़ास नेचर होने की वजह से इसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। पहली हेडिंग्स को उठाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 पे
पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन पहली प्रॉपर्टी है। पेकुलियर का मतलब मैंने आपको बताया, आप कह सकते हैं स्पेशल, आप कह सकते हैं ख़ास किस्म की नेचर कार्बन के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की ख़ास नेचर होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कंपाउंड बड़ा अच्छा कंपाउंड है, ये कंपाउंड बड़ा यूनिक किस्म का कंपाउंड है। सही है। अच्छा भी इसको मैं थोड़ा सा कैरेक्टराइज करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोग कहते हैं कि जो पेकुलियर नेचर होती है दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है, एक तो कार्बन की कैटिनेशन होती है, ठीक है, और दूसरा कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। दो तरह की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती हैं। क्या मैंने आपसे बात की, पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर है कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा था मल्टीपल बॉन्ड, कि एटम जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कैटिनेशन का जो अगर मैं आपको वर्ड में बताऊं, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू लिंकेज, लिंक करने की ताकत को। कौन से? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है अपने एटम दूसरे अपने एटम के साथ मिला हुआ होता है, एक बॉन्ड के जरिए इसमें फिक्स होता है। उसको मैं यूँ कहता हूँ एबिलिटी टू लिंकेज। एबिलिटी टू लिंकेज कैटिनेशन कहलाती है। लेकिन जब हम कार्बन की कैटिनेशन कहते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं, मैं यूं पे लिख देता हूं, द सेल्फ लिंकेज, द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन एटम के अपने साथ मिलने को, अपने साथ लिंकेज करने को क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। चेन, मीन के चेन बनाती है, कार्बन जो है चेन बनाता है। चेन कैसे बनाता है? मैं कोई भी एक कंपाउंड ले लेता हूँ, लाइक मेरे पास जो है कंपाउंड है वो है पेंटेन से बना हुआ कंपाउंड है। पेंटेन आप लोग जानते हैं कि 5 कार्बन है। यूँ आप देखते हैं कि आपके पास CH3 होता है, यहाँ पे CH2, CH2, CH2 एंड CH3। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम आपको नज़र आ रहे हैं और आपके पास हाइड्रोजन एटम नज़र आ रहे हैं। यूँ आपके पास एक बॉन्ड के जरिए लिंकेज हुई है, सिंगल बॉन्ड इसमें जो है वो लिंकेज हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन की एक कैटिनेशन है। इस तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसके अंदर कार्बन कार्बन से मिलेगा और एक बड़ी सी जो है वो चेन बनाएगा। हम कहते हैं इसकी क्या है? इसकी कैटिनेशन है, एक चेन है कार्बन एटम की। आप जानते हैं कार्बन के अलावा इसके अंदर कोई भी और एटम मौजूद नहीं है। बात कर लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड भी इस चीज़ के ऊपर बेस करता है। मल्टीपल का मतलब होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कि ये ऐसा एटम है जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बॉन्ड बनाता है? अपने एटम के साथ ही बॉन्ड बना सकता है या किसी और एटम के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरे पास जो कार्बन होता है, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मोर देन वन बॉन्ड, मोर देन वन बॉन्ड, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेगा तो हम कहेंगे तो आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है। ये कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक से ज़्यादा साथ वाले एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है। लाइक ये आपके पास कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम लोग अल्केन का नाम देते हैं। ये टर्म आपने सुनी हुई है, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना सकता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको आप ऑब्वियसली अल्कीन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है अपने एटम के साथ, इस कंपाउंड का नाम अल्काइन है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इस तरह जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, इस तरह कार्बन सल्फर के साथ ही बॉन्ड बनाता है। मीन के कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, साथ वाले एटम के साथ या अपने एटम के साथ एक ज़्यादा बॉन्ड शेयर करता है। ये प्रॉपर्टी होने की बुनियाद पे कार्बन की पेकुलियर नेचर है। समझ गए इस बात को? कार्बन की पेकुलियर नेचर क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है कैटिनेशन बनाता है, दूसरी इसके पास
मल्टीपल बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। इन दो चीज़ों की बेस पे जो ये पेकुलियर नेचर रखता है। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो आपके पास है, नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक क्या होता है? दूसरी प्रॉपर्टी को उठाते हैं जो आपके पास है, नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉन आयनिक जो करैक्टर होता है, कैसे होता है? देखिए भाई, नॉन आयनिक क्यों नहीं है? पहले हम यूँ बात करते हैं कि नॉन आयनिक है, आयनिक क्यों नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आपके पास कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम जानते हैं उसका, मैंने अब कहा, जो मेन आइटम होता है वो कार्बन होता है। कार्बन के हम लोग जानते हैं कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। ये आपके पास जो है 4 एटम इसके वैलेंस शेल में होते हैं। ये अपने ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 4 एटम जो है वो रिक्वायर कर रहा है। साथ वाले एटम से 4 एटम लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा वैलेंस शेल में, तो उसका आउटर मोस्ट जो है शेल वो कंप्लीट होगा। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा तो उसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये यूँ करता है, ये ना इलेक्ट्रॉन देता है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये दरमियान का रास्ता निकालता है। ये क्या काम करता है? ये उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, कोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है, सही है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और जो कंपाउंड बनेगा उस बॉन्ड से उसे कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। इस तरह ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है जिसको आप लोग कहते हैं नॉन आयनिक करैक्टर रखता है। समझ आ गई है कि ना ही ये इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेता है, डोनेट भी नहीं करता और ये लेता भी नहीं है। ये क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसका जो है करैक्टर जो है वो नॉन आयनिक बन जाता है। मैं यूँ इसको जो है लिखता हूँ कि क्या जो मैंने आपसे बात की है उसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो बात मैंने आपसे कही है उसी को लिख रहा हूँ। कैन मेक कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है? बिकॉज, वजह क्या है? वजह लिखने जा रहा हूं मैं। बिकॉज इट डज नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, आइदर गिव इलेक्ट्रॉन, टेक इलेक्ट्रॉन, ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इट शेयर इलेक्ट्रॉन, क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है एंड फॉर्म, और बनाता है कंपाउंड्स, एंड फॉर्म कंपाउंड। और इस कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कौन सा कंपाउंड बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इसी वजह से ये आपके पास नॉन आयनिक करैक्टर रखता है, क्योंकि ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, दूसरा हमने किया नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा चौथा टोटल 7 है। इन 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो कंटेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं उनको हम लोग लेके चलते हैं। हाँ जी बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स की। तो थर्ड फीचर के बारे में बात करते हैं। थर्ड फीचर आपके सामने मैंने लिखा है सिमिलरिटी इन बिहेवियर, कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो बिहेव होता है, उनका जो रिएक्ट करने का जो पावर होता है, उनका जो नेचर होती है वो सारों की सिमिलर होती है। इट मीन के एक लंबी चेन हो किसी कंपाउंड्स की, बहुत कम्प्लेक्स कंपाउंड हो, बहुत ज़्यादा कंपाउंड हो,
तो हों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम एक कंपाउंड को स्टडी करके बाकी कंपाउंड्स का हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी नेचर कैसी है, वो किस तरह का बिहेव करते हैं, उनका करैक्टर कैसा है। इट मीन के वो जो हमारे पास एक लंबी चेन की बात कर रहे हैं, हमारे पास वो एक होमोलोगस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। होमोलोगस सीरीज़ से आप लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, इसका करैक्टर जो है वो कैसा हो सकता है। मैं यूँ कहता हूँ सिमिलरिटी इनका बिहेवियर होता है। इट मीन के ये आपके पास, अगर आपके पास मिलियन कंपाउंड्स हो, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, उनको स्टडी करना आसान है। उनको स्टडी करना आसान इसलिए है क्योंकि उनके एक का जो बिहेव है उसका भी वही होगा जो बाकियों का बिहेवियर होगा। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी इजीली स्टडीड, उनको आसानी से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर वो आपके पास होमोलोगस सीरीज़ बना रहे हैं, होमोलोगस सीरीज़ का मतलब उन सारों की जो सीरीज़ होती है एक जैसी होती है। होमो आप लोग जानते हैं कि सेम के लिए टर्म यूज़ होती है, ठीक है। एक लंबी सीरीज़ के लिए भी आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है, ठीक है, ये मेरे पास पेंटेन है, ठीक है। हेक्सेन के बारे में बात कर लेते हैं। एक लंबी कंपाउंड, एक लंबी चेन बनती है, ये आपके पास होमोलोगस सीरीज़ है। आप लोगों के पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तरह का कंपाउंड्स है। आप लोग जो है एक कंपाउंड को स्टडी करके बाकी कंपाउंड्स का भी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का नेचर है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर स्टेरिक हाइड्रेस कैसी है, ठीक है, इसका रिएक्ट करने का पावर कैसी है, ये आपके पास आया कि स्लो रिएक्शन कर देगा या फास्ट रिएक्शन देगा, ये आपके पास कैसे जो है बिहेव करेगा। तो आपके पास एक कंपाउंड को स्टडी करके बाकियों का जो है वो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आपके पास है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 4 पे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है पेचीदा। आप लोग जानते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ एक जगह पे इकट्ठी हो जाए तो हम उसे कहते हैं आपके पास बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ सामने आई है। तो कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। आपके पास एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम है स्टार्च। स्टार्च है, उसे स्टार्च का मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स किस्म का कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन एटम है। ये आपके पास मैंने n लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स। इनके आप n आप बढ़ाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम जो है वो बढ़ते जाएंगे। इट मीन कि आपके पास एक बड़ा कंपाउंड बनेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनेगा उसको भी स्टडी करना जो है वो कहता है आसान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये भी नेचर है कि आप लोग जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इजीली जो है वो देख सकते हैं, उसके जो है वो आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं। जितनी भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हो आप उसको सिंपल तौर पे आप उसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो n है ये मैं आपको बताया था नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ n बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। आपके पास 5 मल्टीप्लाई करें 30, 50, 25, एक नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम बढ़ जाएंगे, आपके पास बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, सही है। इस तरह की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी इजीली जो स्टडी करता है, उसकी भी ये नेचर होती है। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है वो आपके पास है आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म क्या होता है इसका हम लोग स्टडी करते हैं। इसको मैं ज़रा साफ़ कर देता हूँ, इरेज करने के बाद हम लोग इसको। जी बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे फीचर्स की। नंबर 5 मेरे पास जो फीचर है वो आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म क्या कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है। आइसोमरिज्म हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला वो डिफरेंट होता है
और उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। इट मीन कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसको हम नाम दे रहे हैं, सिंपली हम उसको बोल रहे हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, आइसो जो टर्म है ये यूज़ की गई सेम के लिए, आइसो मीन सेम, एंड मरिज्म जो होता है ये वर्ड निकला है मॉलिक्यूल से, ठीक है, मॉलिक्यूल। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। आइसोमरिज्म ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। द कंपाउंड्स, ऐसा कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको आप लोग आइसोमरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर मेरे बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद है तो ये भी एक कह लें कि एक यूनिक किस्म की प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। उसने इस सारी चीज़ों को लिखने की बजाय ये एक कम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है। उसने सिंपल कह दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चरली या केमिकली कह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। क्या मैंने कहा, सपोज मेरे पास जो है इस चीज़ को लेकर चलते हैं। मेरे पास एक पेंटेन है। पेंटेन आप लोग जानते हैं उसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। हम लोग जानते हैं जो 5 कार्बन होते हैं उसमें 12 जो होते हैं हाइड्रोजन होते हैं 5 कार्बन हो। यहाँ आपके पास CH3 है, ये आपके पास CH2 है, ये भी आपके पास CH2 है, ये भी आपके पास CH2 है और ये आपके पास CH3 है, C5H12। ये जो आपके पास एक सीरीज वाला कंपाउंड बना है इसको आप लोग बोलते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? ये देखिए मेरे पास यही चीज़ है, ये आपके पास एक मैं कार्बन यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास CH3, ये मेरे पास CH, ये मेरे पास CH2 और ये मेरे पास CH3। 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7, सॉरी ये कार्बन आपके पास 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन आपके पास 3 + 1 4 + 2 6 + 3 9 + 3 आपके पास आ जाते हैं 12। इट मीन कि आपके पास एक इस पेंटेन की, इस कंपाउंड का एन पेंटेन कंपाउंड बना है और दूसरा आपके पास ये क्या बना है, आइसोपेंटेन। क्या चीज़ है? आइसोपेंटेन। आप जानते हैं यहाँ पे भी 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपके पास 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, आइसोमर है। क्या चीज़ें आइसोमर हैं और इस फिनोमेनन को आप लोग कहते हैं आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। नंबर 5 आपके पास है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हैं वो किस स्पीड के साथ रिएक्ट करते हैं। रेट का मतलब है स्पीड, कि वो रिएक्शन जो है उनका रिएक्शन स्लो होता है या उनका रिएक्शन फास्ट होता है, कौन सा रिएक्शन होता है वो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो जितने भी मेरे बच्चे ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उनका जो रेट होता है वो स्लो होता है। स्लो क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास वो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स कंपाउंड होने की वजह से उसके अंदर जो विस्कोसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। मैं यूँ कहता हूँ द रेट ऑफ अ रिएक्शन
इज़ स्लो, उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। एक ही पॉइंट मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन का सारों का क्या होता है, स्लो होता है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी क्या चीज़ होती है, सोलेबिलिटी आपके पास अगली प्रॉपर्टी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। सोलेबिलिटी में नंबर 7 पे सोलेबिलिटी आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का किसी पॉइंट के ऊपर सोल्यूबल हो जाना, मुकम्मल तौर पे हल हो जाना, वो उसकी सोलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखना कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सोल्यूबल हैं या इनसोल्यूबल हैं, किस चीज़ के अंदर सोल्यूबल हैं, किस चीज़ के अंदर इनसोल्यूबल है। हम लोग जानते हैं, इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे बच्चों, आपके पास जितने भी कंपाउंड हैं, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर आप लोग जानते हैं वो नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड हम लोग जानते हैं कि नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होता है, और आपका पोलर कंपाउंड जो होता है वो आपके पास पोलर कंपाउंड के अंदर डिज़ोल्व होता है। इसके लिए एक जो टर्म यूज़ की हुई है फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ कर आए हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक की प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर। मीन के पोलर के अंदर डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होता है। मैं यूँ कहता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन पोलर, और all the organic compounds are non-polar, so they are dissolved in non-polar solvents। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स dissolve in non-polar solvents। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसके अंदर ये डिज़ोल्व होता है, आपके पास वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, आपके पास बेंजीन हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास कोई भी ऑयल हो सकते हैं, ठीक है, डीजल है, पेट्रोल है, सही है, केरोसिन ऑयल है, इसके अंदर जो है ये जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये डिज़ोल्व होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपके पास क्या है, एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इन कंपाउंड के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है, और दूसरे कंपाउंड के अंदर जो आपके पास पोलर कंपाउंड होते हैं उनके अंदर इनसॉल्युबल होता है। वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स insoluble in polar solvents, insoluble in polar solvents, लाइक आपके पास वाटर है। इस तरह के जो कंपाउंड हैं उनके अंदर ये insoluble है, इस तरह के जो कंपाउंड हैं उनके अंदर ये soluble होता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, आप लोग कहते हैं लाइक, डिज़ोल्व लाइक, ये वाली टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ होती है। पोलर के अंदर डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होगा। मेरे बच्चे, हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों की आज की वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।